एक बहुत छोटा सा सवाल जो मैं सबसे पूछ रहा हूँ, प्रतापगढ़ अड्डा की टीम सबसे पूछ रही है, प्रतापगढ़ के थोड़ा सा विकास के ऊपर, क्योंकि प्रतापगढ़ एक ऐसा जिला रहा है जो हर विधानसभा में कम से कम 2 से 3 मंत्री जरूर दिया है, जिसमें भाजपा के भी मंत्री रहे और सपा के भी मंत्री रहे, बहुजन समाज पार्टी से भी मंत्री रहे। मतलब हर विधानसभा में, सिर्फ ये पहली ऐसी विधानसभा शायद मेरे अनुसार ऐसी है, मतलब जिसमें जो है सरकार में कोई मंत्री नहीं है, नहीं तो हर सरकार में मंत्री रहता था प्रतापगढ़ की ओर। इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना बढ़िया नहीं है, उद्योग उतने अच्छे प्रतापगढ़ में नहीं है कि लोगों को यहीं पे रोजगार मिल जाए, बाहर ना जाना पड़े। तो ये सब का जिम्मेदार आप किसको देखते हैं? मैं इस बात को भी आपकी मानता हूं कि जिस हिसाब से प्रतापगढ़ का विकास होना चाहिए उस हिसाब से विकास नहीं हो पाया। लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। उसके बाद से अगर आप देखेंगे पुराने प्रतापगढ़ में और नए प्रतापगढ़ विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। पहले यही प्रतापगढ़ अपराधगढ़ कहा जाता, दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती थी। हमारी बहू बेटियां रात के टाइम बाजार नहीं जा सकती थी, कहीं उनको जगह जाने में डर लगता। सर अभी जैसे उपचुनाव की ही बात हम लोग कर रहे थे, पिछली बातों में ही देखा तो आपने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया है। तो सर आप क्या रणनीति बना रहे हैं, कैसे आप उन्हें चुनाव जिताएंगे, क्योंकि एक लहर भी चल रही है। तो आपके अनुसार किसकी लहर जो है ज्यादा अच्छी चल रही है? किसकी लहर ज्यादा अच्छी चल रही है सर? मैं आपको बताना चाहता हूं, और पार्टियां केवल चुनाव के टाइम में सक्रिय होती हैं और उनके कार्यकर्ता पूरे साल गायब रहते हैं। जब चुनाव आता है तभी वो पार्टियां और उनके कार्यकर्ता सक्रिय। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लगातार 365 दिन, आपने देखा होगा कोविड काल में भी हमारे तमाम सारे कार्यकर्ता लोगों के घर पे जाकर के भोजन पहुंचाने का काम, भोजन का पैकेट बनाने का काम, दवाई पहुंचाने का काम कार्यकर्ता करते और हमारे बूथ तक के कार्यकर्ता पूरी तरीके से एक्टिव हैं। जितना विशालकाय संगठन हमारे पास है, तो हम तो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं कि जब भी वो चुनाव जैसा ही हम हमेशा काम करते हैं, तो हमें कहीं कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो दूसरे पार्टी के लोग हैं उनको कार्यकर्ता ढूंढने पड़ेंगे, उनको कार्यकर्ता खरीदने पड़ेंगे। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी हमारे निष्ठावान कार्यकर्ता हमारे केंद्रों पर, हमारे बूथों पर मौजूद है, जो कार्यकर्ता मिल करके इस नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। तो यह तो चिंता विपक्ष वाले करें कि हम कहां से कार्यकर्ता लाएंगे, क्योंकि कभी कार्यकर्ताओं को ध्यान देते नहीं है। सर योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान आया है, बहुत ही चर्चा में सोशल मीडिया पे, बटोगे तो कटोगे। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए बिल्कुल सही बात है, बटेंगे तो कटेंगे, और अगर हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। या प्रधानमंत्री जी ने कहा, जो प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 में एक विकसित भारत बनाना, उसमें हमको सफलता मिलेगी। और जब जब हम बटे हैं तो निश्चित रूप से वह देश के लिए नुकसानदायक रहा है। तो सर जैसे अभी चुनाव में देखा गया कि एक ही परिवार में आपने टिकट दिया, उपचुनाव था हरि प्रताप जी के देहांत के बाद आपने जो है प्रेमलता जी को टिकट दिया। तो काफी लोगों का सवाल था कि ये जातिवाद से और परिवारवाद से दूर रहते हैं, तो एक ही परिवार में टिकट जाने के पीछे का। हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुपम तिवारी प्रतापगढ़ अड्डा से। अटल जी की एक कविता है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। तो भाजपा ने भी प्रतापगढ़ के लिए एक नया गीत गाया है और एक नए जिला अध्यक्ष को कमान दी है प्रतापगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए, और बीजेपी प्रतापगढ़ में फिर से अपना वर्चस्व स्थापित करे इसके लिए। तो हमारे साथ हैं आज आशीष श्रीवास्तव सर, जो कि एक मैथमेटिक्स टीचर से आज भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं। तो हमारे साथ हैं आशीष सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रतापगढ़ अड्डा पे। और जो है एक डिमांड वीडियो आ रही थी कि आपका भी एक इंटरव्यू लिया जाए, क्योंकि आप एक बहुत ही एनर्जेटिक अध्यक्ष के रूप में उभरे हैं प्रतापगढ़ के, भाजपा के अध्यक्ष के रूप में। तो लोग आपसे मिलना चाहते थे, तो आपका सर स्वागत है प्रतापगढ़ अड्डा पे। सर सबसे पहले एक क्वेश्चन आपके निजी जीवन से पूछा जाएगा। सर आप मैथमेटिक्स के प्रकांड विद्वान रहे, आज भी हैं, और आप बच्चों को पढ़ाते थे, और बच्चों को पढ़ाने से लेकर के आज ये कैसे आपकी इच्छा हो गई कि आप राजनीति में आएंगे, और भाजपा के जिला अध्यक्ष का सफर ये कैसा रहा? तिवारी जी, सबसे पहले तो प्रतापगढ़ अड्डा के दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। मैं एक बेसिक, सही बात है, शिक्षक से अपना सफर शुरू किया, बच्चों को पढ़ाता था और कभी नहीं सोचा था कि मैं गणित का शिक्षक बनूंगा, कभी मेरा सपना नहीं था जी। लेकिन कुछ मंजूर था, कुछ क्वालिटी थी, जैसे
मैं बहुत अच्छा, बहुत जीनियस विद्यार्थी भी नहीं था, जी 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 लेकिन कहीं ना कहीं एक पढ़ाने का टैलेंट था। मुझको लगता था कि मैं पढ़ा अच्छा सकता हूँ। जी और टीचिंग एक टैलेंट होता है जो गॉड गिफ्टेड होता है। जी आप बहुत मेरिटोरियस होइए, आप अपनी बातों को एक्सप्रेस ना कर पाइए, बच्चों को समझा ना पाइए, जी 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 तो आप सफल टीचर नहीं माने जाएंगे। लेकिन अगर आप बच्चों को सेटिस्फाइड कर ले रहे हैं, उनको आप कायदे से समझा ले रहे हैं, तो जैसे गाना गाना एक कला है कि वो गॉड गिफ्टेड है, उसी प्रकार से टीचिंग भी एक टैलेंट है जो गॉड गिफ्टेड होता है। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये था, तो मैंने शुरू किया पढ़ाना और फिर उसी में बढ़ता चला गया। और फिर आज बहुत सारे विद्यार्थी हमसे पढ़ करके निकले जी। और अच्छी अच्छी जगहों पर गए। एक समय ये आया कि प्रतापगढ़ के प्रतिष्ठित शिक्षकों में गिना जाने लगा गणित के। लेकिन राजनीति में भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट तो था ही। शुरू से हम विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे। विद्यार्थी परिषद के बाद जब शिक्षण का टीचिंग का काम करते थे, उस समय भी हम प्रबुद्ध प्रकोष्ठ में थे। प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के बाद मुझे भाजपा में मेन बॉडी में जिला मंत्री बनाया गया, फिर महामंत्री, और फिर पार्टी को कुछ लगा। मैं तो कभी सोचा नहीं था कि मैं जिला अध्यक्ष हो सकता हूँ जी। लेकिन अब जो काम मुझको मिलता था, उस काम को मैं पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा से करता था, चाहे शिक्षण के क्षेत्र में रहा हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में रहा हो। और करता गया। संगठन को कुछ दिखाई दिया होगा, कुछ लगा होगा कि इनके अंदर क्वालिटी है, उन्होंने मुझे जिला अध्यक्ष बना दिया। और जिला अध्यक्ष बनने के बाद भी मैं लगातार संगठन को मजबूत करने की दिशा में सबसे बातचीत, सबसे संवाद, सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए, उनकी मनोवृत्ति को ध्यान में रखते हुए संगठन को चला रहा हूं और वो संगठन अच्छा कर रहा है। तो सर, ये जो आपके अंदर एक क्वालिटी आई लीडरशिप की, क्योंकि भाजपा का जिला अध्यक्ष एक बहुत बड़ी भूमिका है, किसी भी पार्टी का जिला अध्यक्ष होना एक बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि जिले में जैसा भी प्रदर्शन रहेगा उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जिला अध्यक्ष को ठहरा दिया जाएगा। तो क्या ये लीडरशिप की क्वालिटी आपको लगता है कि एबीवीपी के माध्यम से बचपन से ही आई? अब निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं परवरिश में लोग हमारे साथ के थे और उसमें करते गए। कुछ ना कुछ क्वालिटी लीडरशिप की थी, लेकिन उस समय आवश्यकता थी कि मैं अपना जो बेस्ट कर सकता था टीचिंग क्षेत्र में किया। टीचिंग क्षेत्र में करने के बाद इधर अवसर मिला। और ये आप सही कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी का जिला अध्यक्ष होना अपने आप में बड़ी बात होती है, और वो भी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और इस समय रूलिंग पार्टी, उसका जिला अध्यक्ष मुझको पार्टी ने बनाया। मैं शीर्ष नेतृत्व का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जिस आशा अपेक्षा के साथ मुझको संगठन ने ये दायित्व दिया है, उसको पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। तो सर, जब से आप जिला अध्यक्ष बने हैं, तो कुछ पार्टी से संबंधित, संगठन से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको रखने की आवश्यकता है। तो कभी ऐसा हुआ कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या पार्टी के जो बड़े नेता हैं, वो आपकी कार्यशैली के प्रति कभी असंतोष व्यक्त किए हो, या कभी ऐसा हुआ हो कि आपके खिलाफ भी आवाज उठी हो कि नहीं, हम कार्यकुशलता से सहमत नहीं है, कार्यशैली से आपके सहमत नहीं? कभी आपको ऐसा महसूस हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत बड़ा परिवार है जी। हम लोग एक घर में रहते हैं जहाँ पे 5 लोग, 7 लोग, 8 लोग रहते हैं। वहाँ पर भी कहीं ना कहीं मन में असंतोष, मन में कभी कभी किन्हीं मुद्दों पर आदमी का वो हो जाता है। लेकिन इस तरीके का कभी कोई विषय नहीं आया कि कोई कार्यकर्ता हमसे, कभी कोई रुष्ट हुआ तो उसको हम मना लिए, कभी किसी को ये लगा कि उसको कुछ हमसे वो है तो एक कदम बढ़ करके उससे मैं खुद ही बातचीत करके उसको सुलझाने का प्रयास करता हूं कि उसके मन में जो भी गलतफहमी हो उसको दूर करके संवाद स्थापित करना। जब हमारा संवाद रहता है कार्यकर्ता और उसके बीच में, तो सारे विवाद अपने आप हल हो जाते हैं। और इस तरीके की छोटी मोटी समस्याएं तो राजनीति क्षेत्र में आती ही रहती हैं। और राजनीति क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनमें देखिए, शिक्षण क्षेत्र में और राजनीति क्षेत्र में बड़ा अंतर है। राजनीति क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होती है, और राजनीति इसी को नाम है, इसीलिए राजनीति पड़ा हुआ है कि उसमें लोग आगे बढ़ने के चक्कर में कहीं ना कहीं कुछ रहता है। लेकिन फिलहाल प्रतापगढ़ के कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं, सब मुझे बहुत ही प्यार और सम्मान देते हैं, और जो भी मैं कह देता हूं उसको करने के लिए तैयार है। अच्छा, आपको क्या महसूस होता है कि किनसे संवाद करना आपके लिए आसान होता है? कार्यकर्ताओं से जो एकदम आधारभूत कार्यकर्ता हैं, या जो भाजपा के बड़े नेता हैं प्रतापगढ़ जिले के, उनसे? देखिए,
जिलाध्यक्ष का काम होता है कि सभी कार्यकर्ता और जो जनप्रतिनिधि हमारे हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, उन सब के बीच में एक तालमेल, एक समन्वय बनाकर कि कभी कभी होता है कि कार्यकर्ताओं को जनप्रतिनिधियों से शिकायत होती है, जनप्रतिनिधियों को कार्यकर्ताओं से शिकायत होती है कि वो कार्यकर्ता हमारे पक्ष में नहीं, उधर गया, आप बीच की कड़ी है। तो उसमें बीच की कड़ी दोनों लोगों को बैठाल करके जो भी समस्याएं रहती हैं उसको सुलझाने का बराबर निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, और वह काफी सफलता उस हद तक मिली भी है। और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो बहुत कोई अपेक्षा नहीं रखता है, जी। बस ये एक मान सम्मान का भूखा होता है कि जनप्रतिनिधि उसको सम्मान दे। बाकी सब राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह कमल है उसके सब एकदम दीवाने रहते हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी की कोई बात आती है, अपने सारे मतभेद भुला करके और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो काम करने लगते हैं। सर, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी का प्रतापगढ़ की अगर हम बात करें, 7 विधानसभा यहाँ पे हैं, एक लोकसभा है, 2 विधानसभा जो कि कौशाम्बी में आती है, तो ये प्रदर्शन बहुत खराब रहा। अगर आप देखें तो भाई लोकसभा में हारे, इसकी 2 सीटें जो कौशाम्बी में जाती हैं वो भी सपा के हाथ में चली गई। इसके पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें भी महत्वपूर्ण सीटें रानीगंज से हार गए, पट्टी से हार गए, कुंडा तो चलिए राजा भैया का गढ़ है, वहां से तो कभी जीते ही नहीं। तो तमाम ये सब चीजें हैं। तो मतलब ये हार का कारण आप क्या समझ पा रहे हैं जब से आप जिला अध्यक्ष बने हैं, कि मतलब ये हार क्यों हो रही है भाजपा की यहाँ? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज की डेट में हमारे पास जनप्रतिनिधि के नाम पर हमारी केवल एक सीट है सदर की, राजेंद्र मौर्य जी विधायक हैं, और हमारी 2 बड़ी महत्वपूर्ण सीट रानीगंज और पट्टी हमारे हाथ से खसकी। लेकिन उसका भी जो मैं कारण समझता हूं कि जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता के बीच में कहीं ना कहीं एक संवादहीनता थी, और कुछ कारण था जिसको मैं दूर करने का, वह जो खाई थी उस खाई को पाटने का प्रयास कर रहा हूं। और निश्चित रूप से 2027 में आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सभी सीटें निकाल लेगी, या निकालने के लिए जो हमारा अंतर है वो बहुत मार्जिन बहुत कम होगा। लेकिन सर देखिए, हमने कई लोगों का इंटरव्यू लिया, हमने जो हमारे पूर्व सांसद जी थे संगम लाल गुप्ता जी उनका लिया, जो रानीगंज से विधायक हैं धीरज ओझा जी उनका इंटरव्यू लिया। सबके इंटरव्यू में कुछ बातें हमें समझ में आई कि आपसी मतभेद बड़ा है, और ये ऑन कैमरा उन्होंने कहा। ऑफ कैमरा तो चलिए जो बातचीत हुई वो तो हुई, ऑन कैमरा उन्होंने ऐसी बातें कही जिससे स्पष्ट था कि भाई एक बड़ा आपसी मतभेद है। शायद जब संगम लाल जी चुनाव लड़ रहे थे तो कहीं ना कहीं कम सपोर्ट जो है धीरज ओझा जी की तरफ से देखने को मिला, और धीरज ओझा जी लड़ रहे थे तो जाहिर सी बात है कि उनकी तरफ से शायद कुछ कम सपोर्ट देखने को मिला। तो ये संवादहीनता कैसे आ रही है? क्योंकि अभी जस्ट आपने कहा कि जो है भाई हम एक साथ सब कार्यकर्ता मिलकर रहते हैं, लेकिन ये संवादहीनता कैसे आ रही है? क्योंकि यही संवादहीनता ही कहीं ना कहीं बीजेपी के हार का कारण भी बन रहा है। तो इसका क्या आप कैसे देखते हैं? देखिए अनुपम जी, सबसे बड़ी चीज ये कि हमने जैसा कहा बड़े परिवार होता है, तो बड़े परिवार में कभी किन्हीं मुद्दों पर 2 लोगों में मतभेद हो सकते हैं। उस मतभेद को बैठ करके हल किया जाए तो वो हो सकता है। और जो जिलाध्यक्ष के नाते, पार्टी का मुखिया होने के नाते, मैं जहां तक भी होता है दोनों पक्षों को बैठ करके समझाता हूं। लेकिन इस तरीके के छोटे मोटे विवाद सभी पार्टियों में देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन हमारी पार्टी का जो एक कल्चर है, एक परंपरा है, जो एक हमको लोगों को सिखाया जाता है कि जहां पर भी पार्टी की दल की बात आती है तहां सारे लोग अपने सारे मतभेद भुला करके केवल पार्टी के लिए, दल के लिए काम करते हैं। और हम लोगों को सिखाया जाता है कि सबसे बड़ा राष्ट्र, राष्ट्र के बाद दल, और दल के बाद तब स्वयं की बात आती है। तो जहां पार्टी की बात आ जाती है तहां सारे नेता, हमारे सारे कार्यकर्ता एक हो जाते हैं। बाकी कहीं ना कहीं छोटे छोटे मुद्दों पे कभी इनका तो कभी उनका कुछ थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, वो दिखाई भी दिया होगा, तो किसी का कोई दर्द किसी से रहा होगा, झलक गया होगा। लेकिन पार्टी की बात जहां आती है, दल की बात जहां आती है, तहां सारे लोग सारी बातों को भूल करके केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। सर, हमारे साथ हमारे प्रोप्राइटर सत्यम सिंह भी हैं, और इनके सवाल अक्सर थोड़े हल्के भी होते हैं लेकिन कभी-कभी थोड़े तीखे भी होते हैं। तो कुछ ये भी आपसे सवाल पूछेंगे। तो सत्यम,
हाँ जी सर, नमस्ते सर। कुछ सवाल मैं पूछना चाहूंगा। जैसे उपचुनाव चल रहा है अभी अभी प्रेमलता जी को टिकट मिला। सर, आपकी ही पार्टी के दो नेता, रवि गुप्ता जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, और संतोष मिश्रा जी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये संगठन में कमी नहीं दिख रही है सर? देखिए, राजनीति में जब तक चुनाव नहीं घोषित हुआ रहता है, सभी लोग का अधिकार है कि सभी लोग टिकट मांगते हैं, और टिकट मांगना उनका अधिकार भी है। सब लोगों ने अपनी अपनी मेहनत किया, अपने अपनी सब फील्डिंग सजाई, सबके अलग अलग सपोर्टर थे, सबके अलग अलग पैरोकार थे, सब ने अपनी पैरोकारी वहां पे किया उच्च शीर्ष नेतृत्व के पास। फिर बाद में जब शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय ले लिया, तो निर्णय लेने के बाद दो लोगों ने पर्चा भरा है, जिसमें रवि गुप्ता हमारे युवा मोर्चा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष हैं, संतोष मिश्रा जी भी हमारे बड़े ही वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी पर्चा भर दिया है। लेकिन हम उनसे बातचीत कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उन लोगों के मन में कहीं ना कहीं कोई रहा होगा, या कुछ लोगों को अपने समर्थकों को दिखाने के लिए भी, उनके उकसाने में भी कभी कभी लोग मेहनत किए रहते हैं, वहां तक पहुंचते हैं कि हमारा नाम नहीं आ पाए, टिकट तो किसी एक को मिलेगा। तो पर्चा भर दिया है, लेकिन संगठन लगातार, हमारा शीर्ष नेतृत्व, मैं स्वयं उन लोगों से बातचीत कर रहा हूं, और बातचीत करके अभी कल तक का समय है, मैं उनसे पर्चा वापस लेने के लिए बातचीत कर रहा हूं। तो सर, जैसे अभी चुनाव में देखा गया कि एक ही परिवार में आपने टिकट दिया। उपचुनाव था हरि प्रताप जी के देहांत के बाद आपने जो है प्रेमलता जी को टिकट दिया। तो काफी लोगों का सवाल था कि ये जातिवाद से और परिवारवाद से दूर रहते हैं, तो एक ही परिवार में टिकट जाने के पीछे का रीजन सर? देखिए, पहली बात, ये जो सीट भारतीय जनता पार्टी की, हरि प्रताप जी लगातार चेयरमैन रहा करते थे, प्रेमलता जी भी एक बार चेयरमैन रही, तो जनता उनको पसंद करती थी, जनता उनको लाइक करती थी, तभी तो वो 6-6 बार 7-7 बार से नगर पालिका जीत रहे हैं, उनका परिवार जीत रहा है। अगर उनको पसंद न करती प्रतापगढ़ नगर पालिका की देवतुल्य जनता, तो कहां से यहाँ आदमी एक बार जीतने के बाद दोबारा नहीं जीत पाता है, 2 बार जीत गया तो तमाम सारे विरोध होने लगते हैं, दोबारा नहीं जीत पाता है। लेकिन 6-6 बार 7-7 बार उनका चुनाव जीतना, यह लोग, प्रतापगढ़ की जनता उनको पसंद करती है। और रही बात अब की बार की बात है, तो अब की बार हरि प्रताप जी का कार्यकाल बचा था, तो एक सिंपैथी भी होती है पार्टी की भी, और जहां जहां भी है वहां पे पार्टी ने, चूंकि उपचुनाव है, कोई सरकार बनने और बिगाड़ने का या कहीं उस तरीके का नहीं है, तो लोगों की सहानुभूति थी, और शीर्ष नेतृत्व ने सबसे राय शुमारी करके, सबसे बातचीत करके, जो लोगों की भावना थी वो भी अपना आकलन करते हैं कि कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है। शीर्ष नेतृत्व को लगा कि यही परिवार लड़ सकता है, तो वो परिवार लड़ रहा है, तो उसमें कहीं इस तरीके की कोई परंपरा नहीं हो। तो प्रतापगढ़ की जनता जब उस परिवार को पसंद करती है, लाइक करती है, तब इतने साल से उनको जिता रही है, और वो जीतते चले आ रहे हैं। सर, संगठन की बात जब आती है बीजेपी की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं संगठन की मजबूती कम देखी गई, जो कि हार की कारण थी। तो कैसे आप संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं? जब से आप जिला अध्यक्ष बने हैं, आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे संगठन मजबूत हो भाजपा का? देखिए, भाजपा का संगठन, यह जो प्रतापगढ़ जिला है, भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरीके से कहा जाए अनुकूल है। कार्यकर्ता यहाँ के बड़े ही ऊर्जावान और बड़े ही अच्छे कार्यकर्ता हैं। अभी हम लोगों का सदस्यता अभियान चला, उस सदस्यता अभियान में काशी क्षेत्र जो हमारा संगठन के दृष्टिकोण से, उसमें 16 सांगठनिक जिले आते हैं, उसमें प्रतापगढ़ नंबर 1 रहा। प्रतापगढ़ में से 3 लाख से अधिक सदस्यता करने का काम किया। अब चुनाव है, चुनाव में हम लोग कभी 2 सीट से चले, और आज हमारी कई प्रदेशों में, पूरे देश में, केंद्र में हमारी सरकार है, तो यह तो जीत हार एक पहलू है। लेकिन जो भी गलतियां उस चुनाव में हुई थी, वह हम लोग उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव था, इस लोकसभा चुनाव में सब कुछ अच्छा था। एक नैरेटिव विपक्ष द्वारा फैलाया गया, उसमें एक भ्रम फैलाया गया, उस भ्रम के कारण कई जगह की सीटें हमने जो है लूज किया, लेकिन फिर भी प्रतापगढ़ में जो सीट लूज करने का जो मार्जिन था वो काफ़ी कम था। तो ये चीज़ें हैं, उस पर
कार्यकर्ताओं के और जनप्रतिनिधियों के बीच में संवाद करा करके और अपना बूथ, अपना शक्ति केंद्र, अपना मंडल और अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ लगातार मिलते रहना, जुलते रहना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनके साथ बैठना, उनको एक स्नेह और प्यार देना, तो ये करके सभी कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का काम किया जा रहा है और सभी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में और इस प्रतापगढ़ नगर पालिका में आप देखेंगे कि कहीं कोई संशय नहीं है, यहाँ पे जितनी मार्जिन से हम पिछले बार चुनाव जीते थे उससे भी हम चौगुनी मार्जिन से जीतने अब की बार चुनाव जा रहे हैं। सर, पिछले चुनाव में खासकर लोकसभा में बहुत से भ्रम फैलाए गए। एक दो भ्रम मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो पीडीए वाला भ्रम कि पिछला, दलित एंड आदिवासी, इनको सरकार तबाह कर देगी। दूसरा, संविधान विरोधी सरकार। तो कहीं ना कहीं आप क्या मानते हैं कि ये जो ऐसे भी भ्रम थे, इनका नैरेटिव सेट करने में विपक्ष बीजेपी की तुलना में ज्यादा मजबूत साबित हुआ? क्योंकि यही कहीं ना कहीं ये भी नैरेटिव बहुत बड़े जिम्मेदार हैं बीजेपी के हार का प्रतापगढ़ लोकसभा में। बिल्कुल सही कह रहे हैं तिवारी जी आप। भोली भाली जनता को ये संविधान और आरक्षण खत्म करने का भ्रम दे करके विपक्ष ने उसको गुमराह करने का काम किया है, लेकिन जो भोली भाली जनता है उसको एक बार तो इन्होंने गुमराह कर दिया। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के चुनाव में जनता ने जो विपक्ष को बेवकूफ बनाया था, जो उसको बरगलाया था, उसका जवाब जनता ने दिया है। अभी उपचुनाव हुए हैं, उपचुनाव का भी परिणाम आपने देखा, तो जनता ने उसका जवाब दिया है। तो एक बार जनता के बीच में वो कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने में सफल रही, तो निश्चित रूप से बात है। लेकिन अगर संविधान किसी कार्यकाल में सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित है। विपक्ष जब जब सरकार में आई है, चाहे वो आपातकाल हो चाहे जो हो, उन्होंने संविधान की हत्या करने का काम किया। लेकिन सर, संवाद में तो कमी आई ना। अगर ये संवाद ढंग से हो गया होता कि भाई ये जो नैरेटिव आप सेट कर रहे हैं ये सही नहीं है और हम ऐसा कुछ करने नहीं जा रहे हैं, तो यह बात आप सही कह सकते हैं। कहीं ना कहीं ये तो हमारा फेल्योर है कि उन्होंने ये भ्रम को फैलाया। हम उस भोली भाली जनता को मूर्ख बनाने का काम इन लोगों ने किया है और जनता अब समझ गई है और उसका परिणाम आपने देखा है कि दोनों चुनाव में जनता ने उसका माकूल जवाब दिया है। तो सर, जो लोकसभा में चुनाव हारे, बहुत एकदम स्पष्ट प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये झूठ की जीत है, ये असत्य की जीत हुई है। उसमें जो हमारे, जैसा कि मैंने बताया कि भोली भाली जनता के बीच में असत्य को फैला करके, उनको बेवकूफ बना करके कहीं ना कहीं गुमराह करने का काम किया गया। लेकिन आप किसी को एक बार बेवकूफ बना सकते हैं, दो बार बना सकते हैं, बार बार उसको बेवकूफ नहीं बना सकते। सर, योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान आया है, बहुत ही चर्चा में सोशल मीडिया पे, बटोगे तो कटोगे, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बिल्कुल सही बात है। योगी जी ने जो बयान दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, और अगर हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, या प्रधानमंत्री जी ने कहा। और संघे शक्ति, अगर हम सारे लोग यूनाइट रहेंगे तो निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 में एक विकसित भारत बनाना, उसमें हमको सफलता मिलेगी। और जब जब हम बटे हैं तो निश्चित रूप से वह देश के लिए नुकसानदायक रहा है। अब अंग्रेजों ने भी यही किया कि हमारे बीच में फूट डालो और राज करो, और जिसके कारण एक लंबा कालखंड तक भारतवर्ष गुलाम रहा। लेकिन उसके बाद भी लोगों के अंदर एक राष्ट्र के प्रति जो समर्पण और निष्ठा होनी चाहिए थी, उस भावना की कहीं ना कहीं कमी थी। लेकिन आज जो हमारी सरकार है, वह सरकार पूरी तरीके से कि भारतवर्ष का कैसे विकास हो, भारत हमारा पुनः उसका जो खोया हुआ गौरव है, जो कभी हम विश्व में सोने की चिड़िया कहा जाता था हमको, वह कहीं ना कहीं हमसे छीना गया है। वह फिर कैसे भारत विश्व गुरु बने और सोने की चिड़िया कहलाए, इस दिशा में सारे हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। सर, जैसे डिवाइड एंड रूल अभी आपने बोला, तो क्या आपको लगता है विपक्ष पार्टी इसका यूज कर रही है? और इस पे थोड़ा सा क्लियर करिएगा, जनता को बताइएगा, मतलब कौन सी पार्टी? देखिए, सभी पार्टियां जो भी आज की डेट में हैं, उनका केवल और केवल एक सीधा सा सिद्धांत है, परिवारवाद, परिवारवाद, परिवारवाद। सभी
एक आदमी की पार्टी है। आप अगर कांग्रेस में देख लीजिए तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उन्हीं का परिवार चल रहा है। समाजवादी पार्टी को उठा के देख लीजिए तो मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव। मायावती जी का देख लीजिए, आप बिहार में लालू जी की पार्टी का देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक छोटा सा बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक गरीब माँ का बेटा भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन सकता है। यह ऐसा किसी भी पार्टियों में नहीं है। पार्टियों में किसी के पास आया तो सारा सांसद भी उन्हीं का भतीजा होगा, विधायक भी उन्हीं का होगा, ब्लॉक प्रमुख भी उन्हीं का होगा। सब कुछ पब्लिक को, जनता को चूतिया बना करके जातिवाद के नाम पर उनको तोड़ करके अपने परिवार का मजा करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और कार्यकर्ताओं को ही निखारते, तराशते आगे ले जाती है, जिसका एक उदाहरण मैं भी आपके सामने बैठा हूं कि जैसे मैंने कहा कि मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं जिला अध्यक्ष हो जाऊंगा, लेकिन कार्यकर्ता भाव से काम करता रहा, मेहनत से काम किया। पार्टी ने मुझे भी अवसर दिया और मुझे जिला अध्यक्ष बना दिया, जो कि मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। सर, जिला अध्यक्ष आप हैं तो आप अपने विचार बताइए अपनी कार्यकुशलता पे, कार्यशैली पे, कि आपको कैसी कार्यशैली पसंद है, थोड़ा नरम या थोड़ा गरम? देखिए, जिला अध्यक्ष में कभी कभी नरम भी होना पड़ता है, कभी कभी गर्म भी होना पड़ता है, लेकिन कुल मिलाकर के अगले की मनोभावना को समझ करके जी, कि क्या उसके दिमाग में है। कभी कभी बहुत सारी चीजें तो ऐसे होती हैं कि जिसमें कोई बात नहीं रहती है, लेकिन आपसी मतभेद के कारण और केवल एक कम्युनिकेशन गैप, कि कोई संवादहीनता के कारण अक्सर लोगों के मन में वो सोच लेता है कि हाँ, ये हमारा बुरा चाह रहे हैं, ये हमारा बुरा चाह रहे हैं, और अगर आप संवाद नहीं करेंगे तो चीज़ें बढ़ती जाएंगी। लेकिन अगर किसी को लगता, आपको लग जाए कि हाँ अगला मुझसे नाराज चल रहा है, तो एक दिन उसके साथ बैठ करके चाय पी लिया जाए, उससे बातचीत कर लिया जाए कि भाई तुम्हारे मन में क्या मेरे प्रति है, एक दूसरे के को उस बात का जो है उसम कर दिया जाए, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपसी संवाद बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, मैं जब अध्यापक भी था जी, तो बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़ते थे, बहुत सारे बच्चे बदमाशी भी करते थे। तो बदमाशी करने में यह होता है कि विद्यालयों में बच्चों को निकाल दिया जाता है कि इनको भाई टीसी दो, ये जाएं दूसरे विद्यालय में पढ़ें, ये करें। तो मैं कभी इस पक्ष का अनुयायी नहीं था। मैं हमेशा कि उसके अंदर जो कमी है उस कमी को दूर करके उस बच्चे को उस चीज का एहसास करा करके उसको पुनः सही रास्ते पर लाया जाए, उसको निकालना। मतलब आप अगर उसको सजा दे रहे हैं, उसको वो कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि आप उसको और प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो उधर जाएगा। लेकिन अगर उसकी गलती को उसको समझा करके, उसका हृदय परिवर्तन करके कि बेटा तुमने ये गलती किया है, या हमारे जो कार्यकर्ता ही हैं कि ये गलत हो तुम, ये नहीं, ऐसा होना चाहिए, तुमको अभी नहीं मिला बाद में मिलेगा, तो एक उसका हृदय परिवर्तन जब कर देंगे आप, तो निश्चित रूप से वो अच्छा कार्यकर्ता बनेगा, या वो अपने जीवन में जो विद्यार्थी है वो अच्छा करेगा। तो मैंने कभी भी बच्चे को पनिश्ड करके उसका नुकसान करने की कोशिश नहीं किया। उसको गलती, बच्चा है, गलती करेगा, 2 गलती करेगा, 3 गलती करेगा, 4 गलती करेगा, लेकिन उस गलती को उसको एहसास कराते हुए और उसको बताते हुए उसको समझा करके फिर सही रास्ते पर लाया जाए, इसी पक्ष का मैं अनुयायी हूं और उसी भाव से मैं पार्टी को भी चला रहा हूं। सर, एक बहुत छोटा सा सवाल जो मैं सबसे पूछ रहा हूँ, प्रतापगढ़ अड्डा की टीम सबसे पूछ रही है, प्रतापगढ़ के थोड़ा सा विकास के ऊपर, क्योंकि प्रतापगढ़ एक ऐसा जिला रहा है जो हर विधानसभा में कम से कम 2 से 3 मंत्री जरूर दिया है, जिसमें भाजपा के भी मंत्री रहे और सपा के भी मंत्री रहे, बहुजन समाज पार्टी से भी मंत्री रहे। मतलब हर विधानसभा में, सिर्फ ये पहली ऐसी विधानसभा शायद मेरे अनुसार ऐसी है जिसमें भाजपा, मतलब जिसमें जो है सरकार में कोई मंत्री नहीं है, नहीं तो हर सरकार में मंत्री रहता था प्रतापगढ़ की ओर से। लेकिन आज भी प्रतापगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया जाए या प्रतापगढ़ की बहुत सी मूलभूत सुविधाओं की बात किया जाए, जैसे चिकित्सा के बारे में बात किया जाए, आज थोड़ी सी भी ज्यादा तबीयत खराब हुई, मेडिकल कॉलेज नाम से है लेकिन रेफर प्रयागराज ही किया जा रहा है, ठीक है ना। तो वो मूलभूत सुविधाएं भी कम है और जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना बढ़िया नहीं है, उद्योग उतने अच्छे प्रतापगढ़ में नहीं है कि लोगों को यहीं पे रोजगार मिल जाए, बाहर ना जाना पड़े, ठीक है। तो ये सब का जिम्मेदार आप किसको देखते हैं?
देखिए, क्या यहाँ के नेता, जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, तथाकथित जो बड़े मंत्री रहे, वो इसके जिम्मेदार हैं? देखिए, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि प्रतापगढ़ हमेशा राजनीति के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में और देश में एक अपनी अग्रणी भूमिका निभाता रहा। यहाँ की धरती बड़ी उर्वरा धरती है, राजनीतिक दृष्टिकोण से तो बहुत ही उर्वरा है। लेकिन मैं इस बात को भी आपकी मानता हूँ कि जिस हिसाब से प्रतापगढ़ का विकास होना चाहिए उस हिसाब से विकास नहीं हो पाया। लेकिन मैं आपके प्रतापगढ़ अड्डा के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। उसके बाद से अगर आप देखेंगे पुराने प्रतापगढ़ में और नए प्रतापगढ़ भी विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। पहले यही प्रतापगढ़ था, यही प्रतापगढ़ अपराधगढ़ कहा जाता था। दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती थी, हमारी बहू बेटियां रात के टाइम बाजार नहीं जा सकती थी, कहीं उनको जगह जाने में डर लगता था। अगर आप रोड पे कहीं इंटीरियर में चले जाइए तो लोग कहते थे कि अरे भैया उधर मत जाओ, इधर मत जाओ, वहाँ हत्या हो जाएगी, वहाँ लूट हो जाएगी, वहाँ डकैती हो जाएगी। लेकिन आज प्रतापगढ़ विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। पहले यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं था, आज मेडिकल कॉलेज हमारा चालू हो गया है। और आप ये सही कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज में अभी वो सुविधा जो मिलनी चाहिए वह सुविधा प्रतापगढ़ को नहीं मिल पा रही। लेकिन अभी नया मेडिकल कॉलेज है, अभी सारे डिपार्टमेंट्स पूरी तरीके से एक्टिव नहीं हो पाए हैं। और दूसरी चीज, एक प्रतापगढ़ का जो जनता है, जनता को भी सहयोग करना पड़ेगा। भाई हमने मेडिकल कॉलेज बना दिया, लेकिन उसको स्वच्छ रखने की जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी ही जिम्मेदारी हम सब की है। पहले यही रेलवे, चिलबिला की रेलवे क्रॉसिंग रहा करती थी, रेलवे क्रॉसिंग पे कितना जाम लगा, लेकिन आज ओवरब्रिज बन गया। हम बाईपास हमारा बन करके तैयार है। और जो आप कह रहे हैं उद्योग के लिए भी हमारे पूर्व सांसद जी ने एटीएल ग्राउंड को, सरकार कोर्ट में केस चल रहा था, उसमें सरकार को एमयू के माध्यम से दिलाने का काम किया है। और आने वाले समय में वहां बड़ा उद्योग स्थापित होगा। तो प्रतापगढ़ जो पहले बहुत पिछड़ा माना जाता था, कोई आदमी प्रतापगढ़ आना पसंद नहीं करता था, लेकिन आज की डेट में प्रतापगढ़ में भी नए नए रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन जो स्पीड होनी चाहिए उस स्पीड को मैं मानता हूं कम है। लेकिन आने वाले समय में प्रतापगढ़ का विकास बहुत ही अच्छी तरीके से होगा। और उसका कारण भी यह है कि अभी प्रभु श्री राम का मंदिर इसी रास्ते पर बना हुआ है। जितने पर्यटक हैं, रोड का भी चौड़ीकरण का काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, अच्छा होगा जी। सर, जैसे मतलब युवाओं को हमने देखा है राजनीति में आने के लिए बहुत इच्छुक होते हैं, तो भाजपा युवाओं को कैसे देखती है? क्या भाजपा में युवाओं के लिए अच्छा मौका मिल सकता है अपने प्रतापगढ़ जिले में ही? क्या उन्हें एक अच्छे प्रतिनिधि के तौर पे टिकट दिया जा सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, सबसे ज्यादा काम वो युवाओं पर ही कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में और पार्टियां तो जातियों की बात करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, एक शब्द याद रखिए, ज्ञान, जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता, एन फॉर नारी शक्ति, यह 4 जातियों पर ही सबसे ज्यादा, जिस मतलब हम जात पे नहीं काम कर रहे हैं, हम जो हमारे समाज का गरीब है, युवा है, अन्नदाता है, हमारी नारी शक्ति है, इन्हीं पे ज्यादा जोर दे रही है। और युवाओं को तो सबसे ज्यादा अवसर हमारी भारतीय जनता पार्टी दे रही है। हमारे यहाँ युवा मोर्चा है, युवा मोर्चा से कार्यकर्ता काम करते करते आज कहाँ पहुंच रहे हैं। आज जितने भी आपको शीर्ष नेतृत्व हमारे देखने के मिल रहे हैं, सब युवा मोर्चा के ही कार्यकर्ता हैं। और युवाओं को सबसे ज्यादा अगर अवसर किसी पार्टी में मिल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी में। सर, जैसे युवाओं की बात होती है तो युवाओं को शिक्षा, तो अभी हाल में ही आपने देखा होगा काफी जो है पेपर आउट हुए, और अभी पीसीएस का भी जो पेपर हो रहा है, यूपी पीसीएस का, और उसके अलावा समीक्षा अधिकारी का, इसको लेकर युवा बहुत नाराज दिख रही है और देखा जाए प्रदर्शन भी हो रहा है। लेकिन क्या इसके लिए कोई स्टेप लिया जा रहा है आप लोगों के द्वारा? देखिए, पेपर
तो पहले भी आउट हुआ करते थे, लेकिन कभी कार्रवाई नहीं हुआ करती। लेकिन यहाँ पर जब भी कोई इस तरीके की कहीं घटना हो रही है तो तुरंत दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, और कार्रवाई ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कभी समाजवादी पार्टी की सरकार रहा करती थी, वहां पर तो नौकरियों को बेचने का काम किया जाता था। इटावा, मैनपुरी, यहाँ सब तो मंडियां लगा करती थी कि नौकरी खरीदने की मंडियां लगा करती थी, लोग वहां बैठे रहते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आज सबको पूरी ईमानदारी, पूरी पारदर्शिता के साथ नौकरी मिल रही। कहीं कुछ इस तरीके के जो घटनाएं हो भी रही हैं, उस पर तुरंत उसका निस्तारण किया जा रहा है, परीक्षा रद्द करके पुनः कराई जा रही है, और जो दोषी हैं उसके खिलाफ माकूल कार्रवाई की जा रही है। सर, ये जो उपचुनाव चल रहा है, इस पे थोड़ा सा हम आपका ध्यान चाहेंगे और थोड़ा जानकारी भी चाहेंगे। जनता भी मतलब 15 दिन में चुनाव है, तो कुछ ऐसी बातें जो बताइए जिसके जरिए जनता तक आप अपनी बातें पहुंचाइए, जिसके जरिए जनता आपको चुनना पसंद करे। देखिए, इस उपचुनाव में हमारी जो केंद्र की सरकार है और जो हमारी प्रदेश की सरकार है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया है, उनका काम आज बोल रहा है, और जनता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए तैयार बैठी है। आज हमारी डबल इंजन की सरकार जो केंद्र और प्रदेश में चल रही है, यह तीसरी सरकार जो नगर पालिका की है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी की थी और भारतीय जनता पार्टी की ही रहेगी। तो सर, अब उपचुनाव में आप किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं कि भाजपा को एक अच्छी जीत मिले? बताए ना कि आपको कि भाजपा का जो काम है, जो हमारे केंद्र और प्रदेश की जो सरकार है, जो काम है, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का जो चेहरा है, उनके जो काम करने की शैली है, जो हमारी उपलब्धियां हैं, यही लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। और जनता भी मन बना चुकी है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को हराने वाला प्रतापगढ़ में नगर पालिका में कोई, पहले भी जब विषम परिस्थितियां रहा करती थी, जब हमारी सरकार नहीं थी, तब भी यहाँ की देवतुल्य जनता भारतीय जनता पार्टी का ही कमल नगर पालिका में खिलाती थी। अब की बार, हमारे पिछले बार भी नगर पालिका हम ही जीते। वह तो कुछ असामयिक मृत्यु के कारण हमारे हरिप्रताप जी आज हम सबके बीच में नहीं हैं, लेकिन फिर उनकी पत्नी श्रीमती प्रेमलता सिंह जी को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और प्रतापगढ़ की देवतुल्य जनता उनको पिछले बार से भी ज्यादा बहुमत से जिता करके नगर पालिका तक पहुंचाने वाली है। और यही सच्ची श्रद्धांजलि हमारे हरिप्रताप सिंह जी के लिए सभी नगर की देवतुल्य जनता का रहेगा। सर, भाजपा द्वारा चलाए गए कुछ योजनाओं के बारे में आप थोड़ा डिटेल में बता सके तो हमारी जनता को आसानी होगा। देखिए, भाजपा के द्वारा जो चलाई जाई योजनाएं चलाई जा रही हैं, वह सारी योजनाएं अंत्योदय के सिद्धांत, हमारे प्रणेता स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, अंत्योदय सिद्धांत दिया था, एकात्म मानववाद का सिद्धांत दिया था। वह जो अंतिम पायदान पर शोषित वंचित समाज का सबसे निचले पायदान का जो व्यक्ति है, उसके जीवन स्तर को जब हम ऊपर उठाएंगे, तभी यह देश का विकास हो सकता है और भारत का जो पुराना खोया हुआ गौरव है प्राप्त हो सकता है। आज हमारी जितने भी योजनाएं हैं, वह सभी के लिए है। अगर कोई योजना है तो उसमें हम कहीं भी जातिवाद, परिवारवाद के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करते हैं। आज जितनी भी योजनाएं, आप बताइए कि सबसे ज्यादा हम मुफ्त राशन देने का काम कर रहे हैं। यह एक कोरोना काल में, जहां कोरोना की बीमारी आई, लोग कह रहे थे कि यहाँ कोरोना से नहीं, लोग भूखमरी से मर जाएंगे। लेकिन इस मिथ्या को, इस जो भ्रम था, उस भ्रम को दूर करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। सभी जनता को कोरोना में मुफ्त राशन दिया, और आपने देखा होगा कि पहली बार भारत ने बीमारी आने के मात्र 9 महीने के अंदर भारत का निर्मित कोविड का इंजेक्शन वैक्सीन इजाद किया, और इजाद करने के बाद हमारे देश के नागरिकों को
एक डोज नहीं, 2 डोज नहीं, 3-3 डोज लगाने का काम किया। और यही नहीं, आज हमारी जो वैक्सीन थी, हमारी ज़रूरत पूरी होने की, ये नहीं केवल हम अपने लिए ही रखे हों, हमने दूसरे देशों को भी जहां उसकी ज़रूरत थी देने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत पर चलती है और उसी सिद्धांत पर चलते हुए आज केंद्र में और कई प्रदेशों में हमारी सरकार है। सर, आप 5 साल बाद अपने जिले में कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति, कैसे देखते हैं? क्या हमारे पास सारी सीटें होंगी? 2027 में मैंने जैसा कि पहले भी कहा, निश्चित रूप से 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। और हमारे कार्यकर्ता भी जहां कहीं कुछ विधानसभाएं हमारे पास काफ़ी लंबे समय से नहीं रही, वहां पर भी अब की चुनाव में आपने देखा होगा 2022 के चुनाव में जो लोग 1-1 लाख 100-100 लाख से जीतते थे, अब की बार उनका मार्जिन एकदम कम हुआ है। कुछ कारणों से हम सीट नहीं जीत पाए, लेकिन जो भी कमी उस चुनाव में रह गई थी, अब की बार निश्चित रूप से प्रतापगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी का कमल 7 विधानसभा में खिलाने का काम करेगी। सर, एक प्रश्न ये है कि जो नेता हारे हैं, तो क्या आप अपना पर्सनल बताइएगा कि क्या आप उनको टिकट देने के पक्षधर रहेंगे, जो लोकसभा और विधानसभा की सीटों पे जो भी नेता प्रतापगढ़ से हारे हैं? देखिए, दोबारा टिकट देने के लिए टिकट देना और न देना, किसको टिकट दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, यह हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है। जब तक टिकट नहीं मिलता है, हमारे सभी कार्यकर्ता टिकट मांगते हैं, लेकिन जो टिकट लेकर के आता है, सभी कार्यकर्ता उसके साथ काम करते हैं। यह निर्णय सभी, अच्छा, हमारे यहाँ कोई ये भी नहीं है कि किसी एक आदमी की चलती हो, कि जैसे समाजवादी पार्टी में टिकट वही पाएगा जिसको अखिलेश यादव चाहते हैं, कांग्रेस में टिकट वही पाएगा जिसको सोनिया और राहुल चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक संगठन का ढांचा है, सबसे नीचे से बातचीत करके, कई स्टेज पर फिल्टर करके, तब हम सब प्रत्याशी तय करते हैं। और यह हम लोग नीचे से नाम लेकर के 3 नाम 5 नाम ऊपर जाता है, फिर वहाँ से क्षेत्र जाता है, क्षेत्र से फिल्टर होकर प्रदेश जाता है, फिर प्रदेश से केंद्र जाता है, तब जा कर के यह निर्णय होता है। उसमें कई लोगों की रायशुमारी होती है। तो एक सर्वसम्मति के आधार पर, एक रायशुमारी के आधार पर जो अच्छा बेहतर कैंडिडेट होता है, जो जीत सके और जो कार्यकर्ता हो, जो हमारी पार्टी, ऐसे लोगों को अवसर दिया जाता है। लेकिन यह निर्णय करने का अधिकार हमारे शीर्ष नेतृत्व को है। हम लोग यहाँ नीचे का फीडबैक ऊपर पहुँचाते हैं। सर, अभी हाल में ही नगर पंचायत बने पृथ्वीगंज और गढ़वारा, और वहाँ पे मतलब रोड लाइट जो नगर पंचायत का होता है वो काफी ज्यादा डेवलप दिख रहा है शहर के मुकाबले। तो इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, जब कोई बिल्डिंग नई बनती है तो अगर नींव भर गई, नींव भरने के बाद प्लिंथ तक आए, लिंटर पड़ गया, तो देखने में अपने आप अच्छा लगता है। लेकिन जब वह बिल्डिंग बन जाती है, बिल्डिंग बनने के बाद उस पर रंग रोगन होता रहता है, तो नगर पालिका में तो वैसे ही है, लेकिन वहाँ पे आप हमेशा अंधेरा देखा करते थे। नगर पंचायत होने के पहले वो गांव था, तो जब नगर पंचायत हुआ तो जब अंधेरा ही आपने देखा है, वहां पर कोई विकास था ही नहीं देखा है। तो जब वहां पे लाइट जलेगी तो आपको निश्चित रूप से लगेगा अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन नगर पालिका में तो शुरू से ही सारी सुविधाएं यहाँ मुहैया हैं, और जो बाकी बची खुची कसर है वो हमारा नगर पालिका का जब कैंडिडेट जीत करके आएगा, जो भी चीजें हैं, और उसको अच्छे से बेहतर किया जाएगा। सर, अभी जैसे उपचुनाव की ही बात हम लोग कर रहे थे, पिछली बातों में ही देखा तो आपने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया है। तो सर, आप क्या रणनीति बना रहे हैं, कैसे आप उन्हें चुनाव जिताएंगे? क्योंकि एक लहर भी चल रही है, तो आपके अनुसार किसकी लहर जो है ज्यादा अच्छी चल रही है? किसकी लहर ज्यादा अच्छी चल रही है? सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि और पार्टियां केवल चुनाव के टाइम में सक्रिय होती हैं और उनके कार्यकर्ता पूरे साल गायब रहते हैं। जब चुनाव आता है तभी वो पार्टियां और उनके कार्यकर्ता सक्रिय होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लगातार, हमारा कार्यकर्ता 365 दिन लगातार अपने बूथों पर, अपने जनता के बीच में बना रहता है। सेवा ही संगठन। आपने देखा होगा कोविड काल में भी हमारे तमाम सारे कार्यकर्ता लोगों के घर पे जाकर के भोजन पहुंचाने का काम, भोजन का पैकेट बनाने का काम, दवाई पहुंचाने का काम कार्यकर्ता करते थे। और हमारे बूथ तक के
कार्यकर्ता पूरी तरीके से एक्टिव हैं, जितना विशालकाय संगठन हमारे पास है, तो हम तो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं कि जब भी वो चुनाव जैसा ही हम हमेशा काम करते हैं, तो हमें कहीं कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो दूसरे पार्टी के लोग हैं उनको कार्यकर्ता ढूंढने पड़ेंगे, उनको कार्यकर्ता खरीदने पड़ेंगे। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी हमारे निष्ठावान कार्यकर्ता हमारे शक्ति केंद्रों पर, हमारे बूथों पर मौजूद हैं। और अभी जो चुनाव हो रहा है, चुनाव ये वार्ड का है, 25 वार्ड हैं। हमारे 25 वार्ड में हमारे वार्ड के संयोजक हैं, वार्ड के प्रभारी हैं, हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, हमारे वार्ड के एक संचालन टोली बनी हुई है। एक कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ है, जो कार्यकर्ता मिल करके इस नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। तो यह तो चिंता विपक्ष वाले करें कि हम कहां से कार्यकर्ता लाएंगे, क्योंकि कभी कार्यकर्ताओं को ध्यान देते नहीं है। वो तो किसी को भी उठाए और ऊपर कर दिए, उसको टिकट दे दिए। लेकिन हमारे यहाँ तो पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ यह काम होता है। सर, आखिरी में बस एक क्वेश्चन, जनता को कुछ ऐसी बातें बताइए जिसकी वजह से इस बार उपचुनाव में वो अपना वोट दें। एक संदेश आप, क्योंकि लोग वोट देने में बहुत पीछे रहते हैं, पीछे हटते हैं, वोट देने के लिए प्रेरित करिए। देखिए, लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी ताकत है वो जो हमारा मताधिकार है, उसी मताधिकार का हम प्रयोग करते हैं, तभी सरकारें बनती हैं और बिगड़ती हैं। तो वोट तो सभी नागरिकों को देना चाहिए। और रही बात हमें, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इन्होंने जो आदर्श प्रस्तुत किया है, इनके ऊपर कहीं कोई भी आदमी एक पैसे का दाग नहीं लगा सकता है, काजल की कोठरी में रहने के बाद भी। और परिश्रम की पराकाष्ठा प्रधानमंत्री जी आज भी 24 घंटे में 18 घंटे काम करते हैं। और कहीं कोई उनके पास न परिवार है, न किसी की चिंता, केवल एक चिंता है कि हम अपने राष्ट्र का उत्थान कैसे करें, हम राष्ट्र को पुनः जो उसका खोया हुआ गौरव है वह कैसे प्राप्त करें। और यह आपको दिखाई भी देता होगा कि 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, आज पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ा है। और यह बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। और मोदी योगी के चेहरे पर ही भारतीय जनता पार्टी का कमल इस नगर पालिका में खिले। तो इसी के साथ आज का पॉडकास्ट हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ आज थे भाजपा के प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव जी। और इसी के साथ एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा कि वोट देने का अधिकार जरूर प्रयोग कीजिए, क्योंकि हम आप शायद ये सोचते हैं कि हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हमें राजनीति से क्या मतलब, लेकिन राजनीति से आप जुड़े हुए हैं। आपका वोट देना ना देना इस पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन राजनीति से आप डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। अगर एक गलत नेता, एक गलत व्यक्ति चुन लिया गया देश के लिए, आपके क्षेत्र के लिए, तो जरूर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। तो आप लोग अपने वोट का प्रयोग कीजिए और प्रतापगढ़ अड्डा को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।